गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 12th बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमारा लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और उसका शीघ्र ही अपन टेस्ट ले लेंगे। तो जो सेकंड नंबर का लेसन है उसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है और चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है। जैसा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने लास्ट में लैंगिक जनन की शुरुआत की और हमने एक पुष्प की संरचना बनाई। तो पुष्प जो है उसके अंदर पुष्प के मुख्य जो भाग होते हैं वो दो होते हैं, नरजननांग और मादा जननांग। नरजननांग जिसको हम पुंकेसर कहते हैं और मादा जननांग जिसको हम उसका अंडक या स्त्री केसर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पुंकेसर है उससे तो नर युग्मकोद्भिद का विकास होने वाला है और अंडक से मादा युग्मकोद्भिद का। तो सबसे पहले हम जो पुष्प के अंदर संरचना हमने देखी उसकी बात करते हैं पुंकेसर यानी कि नर जननांग। पुंकेसर जिसको हम स्टमन बोलते हैं। और एक पुष्प में अनेक पुंकेसर होते हैं। सभी पुंकेसरों को संयुक्त रूप से पुमंग या एंड्रोसियम भी कह सकते हैं, यानी कि संयुक्त रूप से। अकेले को पुंकेसर बोल रहे हैं और सबको एक साथ मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोसियम यानी पुमंग बोल रहे हैं। तो अगर हम एक पुंकेसर की संरचना की बात करें तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि जो पुंकेसर है ये एक नर जननांग है। क्या है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है। तो नर जननांग है उसको हम पुंकेसर बोल रहे हैं। और पुंकेसर की जो संरचना हम देखें तो पुंकेसर की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग इसका ये वाला भाग होता है जिसको पुतंतु बोलते हैं। पुतंतु यानी फिलामेंट। दूसरा भाग ये बीच का जो दोनों पालियों को जोड़ता है इसको बोलते हैं हम योजी यानी कनेक्टिव। ये जो 2 पालियां नजर आ रही है आपको, ये वाली और ये वाली, इन पालियों को बोलते हैं हम परागकोश यानी कि एंथर। तो यानी कि पुंकेसर की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग पुतंतु, ये एक पतला डंठलनुमा भाग है जिसके ऊपरी सिरे पर परागकोश नाम की 2 पालियां पाई जाती हैं और दोनों पालियां परस्पर योजी नाम की संरचना से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो योजी है ये दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है। तो परागकोश जो है वो मुख्य रूप से 2 पालियों में बटा होता है तो इसको द्विपालित परागकोश कहते हैं। अगर 2 से ज़्यादा पालियां हैं तो इसको अपन 2 से कम पाली, अगर एक ही पाली है तो एक पालित परागकोश हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि परागकोश की जो 2 पालियां हैं, अगर अपन इसकी अनुप्रस्थ काट इस तरह से काटते हैं, इस तरह से अनुप्रस्थ काट अगर अपन इसको काटते हैं तो इसमें 4 प्रकोष्ठ नजर आएंगे। कितने प्रकोष्ठ नजर आएंगे? 4। यानी इसकी अनुप्रस्थ काट काटने पर हम क्या देखते हैं कि हमको 4 इस तरह के प्रकोष्ठ हमको नजर आने वाले हैं। एक
2 3 4। तो ये जो 4 प्रकोष्ठ नजर आ रहे हैं, इन 4 प्रकोष्ठों को हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। यानी ये जो है ये क्या है, लघु बीजाणु धानी। यानी प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां होती है, 1 और 1 2। तो दोनों पालियों में कितने हो गए टोटल 4। ठीक है, तो ये 4 जो है लघु बीजाणु धानियां हो गई। तो ये तो पुतंतु है, और इसको अगर अपन देख रहे हैं कि इसकी जो अनुप्रस्थ काट ऊपर से हमने काटी, तो प्रत्येक पराग कोष के अंदर 2 पालियां हैं और दोनों पालियों में प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां हैं। तो टोटल कितने लघु बीजाणु धानियां हो गई 4, 1 2 3 4। ये जो लघु बीजाणु धानियां हैं, ये लघु बीजाणु धानियां जो हैं इनके अंदर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाती हैं लघु बीजाणु। ठीक है, तो लघु बीजाणुओं का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, परागकोश के अंदर। तो अपन देखें कि हम बात कर रहे हैं पुंकेसर की, तो पुंकेसर यानी स्टमन जो है वो उनको संयुक्त रूप से उमंग या एंड्रोसियम कहते हैं, और ये एक नर जननांग है। ठीक है, नर जननांग है। पुंकेसर, जब सभी पुंकेसर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनको संयुक्त पुंकेसरी पुष्प बोल देते हैं, और अलग अलग होते हैं तो पृथक पुंकेसरी पुष्प कह सकते हैं। नर जननांग है, इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला ये जो पतला डंठलनुमा भाग नजर आ रहा है इसको पुतंतु कहते हैं, और पुतंतु के ऊपर परागकोश स्थित होता है जो कि इसका मुख्य भाग है। परागकोश प्राय 2 पालियों में बटा होता है, द्विपालित परागकोश कहला रहा है ये। कुछ पुष्पों में ये 1 पालित भी हो सकता है। तो द्विपालित परागकोश की दोनों पालियां परस्पर एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसको योजी कहते हैं। परागकोश की अगर हम अनुप्रस्थ काट देखें तो परागकोश की प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो टोटल कितने प्रकोष्ठ हो गए 4, जिनमें लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। तो लघु बीजाणु धानियां ये हो गई। अब ये जो लघु बीजाणु धानियां हैं इनमें ये अनुप्रस्थ काट है इसकी टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती हैं। तो ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर की अनुप्रस्थ काट का हमने डायग्राम देखा। अभी जब इसकी और विस्तृत आंतरिक संरचना हम देखेंगे तो लघु बीजाणु धानियां जो हैं ये चारों, इनकी भित्ति में या परागकोश की भित्ति में 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं 4 परतें पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ से अपन ये देख रहे हैं एक डायग्राम, रफ डायग्राम। तो ये एक लघु बीजाणु धानियां है, धानियां इसके चारों तरफ जो 4 परतें होती हैं। तो सबसे पहली जो अंदर वाली परत होती है उसको बोलते हैं टैपिटम। इसके बाद 2 से 3 परतें होती हैं जिनको बोलते हैं मध्य परतें। फिर एक परत और होती है जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम। और सबसे बाहर जो परत होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो परागकोश की भित्ति में या लघु बीजाणु धानी के चारों ओर जो परतें पाई जाती हैं उनकी संख्या होती है 4 परतें हैं। तो इन परतों का हम
जब इसकी अगली टॉपिक में ट्रांसफर सेक्शन को विस्तृत रूप से जब अपन पढ़ेंगे तो इन परतों का अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणुओं का जो निर्माण हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन जो है वो लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये हमने लेसन नंबर 2 में पुंकेसर के बारे में थोड़ा सा जो पढ़ा है, इसको आप अच्छी तरह से समझें और इसको अगले टॉपिक में और हम इसकी आंतरिक संरचना को गहराई से समझेंगे। अपने घर में ही सुरक्षित रहते हुए बच्चों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।